नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जानकारी। एक हफ्ते तक दिल्ली एम्स में रह सकते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। पत्नी और बेटी के साथ एम्स में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रह सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेट हुए थे और फेफड़ों में इन्फेक्शन, बुखार के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को फिलहाल आईसीयू में रखा गया है। मेडिसिन विभाग की निगरानी में भर्ती है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। डॉक्टरों ने ठीक बताई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र की सेहत। ये तमाम जानकारी बताते चले। पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। हालांकि उसके बाद खुद को आइसोलेट कर दिया गया था डॉक्टर की सलाह के अनुसार, लेकिन उसके बाद उनकी बड़ी बेटी और उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। उसी लिहाज से कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए खुद को होम आइसोलेट कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों पहले तबीयत बिगड़ने के चलते अब उन्हें एम्स में भर्ती कर दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री की तबीयत खराब होने के चलते एम्स में भर्ती कर दिया गया, अब तबीयत कैसी है अंकित? देखिए अर्चना, फिलहाल जो डॉक्टर की तरफ से रिपोर्ट बताई जा रही है उसका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है। फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन की बातें सामने आ रही है और डॉक्टर की तरफ से कल जब मुख्यमंत्री दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे तो डॉक्टर की तरफ से कई तरह की जांचें की गई, जिसमें सीटी स्कैन और अन्य जांचें की गई। तो वहां पर रिपोर्ट जो है वो बेहतर बताई जा रही है। लेकिन आज भी उनका सीटी स्कैन किया जाएगा। सीटी स्कैन में फेफड़ों में संक्रमण के स्तर का पता लगाया जाएगा कि किस तरह के कितना संक्रमण जो है वो फैला हुआ है। मुख्यमंत्री के साथ साथ उनकी जो धर्मपत्नी है और उनकी बेटी है वो भी दिल्ली में मौजूद है उनकी देखभाल के लिए। और 18 दिसंबर को तीनों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी धर्मपत्नी और उनकी जो बेटी है उन तीनों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी। लेकिन उसके बाद सीएम की तबीयत थोड़ा सा नासाज हुई थी और दून मेडिकल अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, जहां कल सुबह डॉक्टर की सलाह के बाद उनको दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है। फिलहाल डॉक्टर की टीम उनकी जांच कर रही है और डॉक्टरों की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री की सेहत जो है काफी हद तक बेहतर है। आज भी सिटी स्कैन में किस तरीके की रिपोर्ट आती है उस पर भी नजर रहेगी। ठीक है अंकित, पिछले दिनों जो है कोरोना पॉजिटिव थे, उसके लिहाज से भी माना जा रहा है कि कहीं उसकी वजह से तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि उनकी बेटी उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव रही पिछले दिनों। देखिए, बेटी और धर्मपत्नी की अगर हम बात करें तो उनकी स्वास्थ्य जो है वो बेहतर है। मुख्यमंत्री के फेफड़ों में थोड़ा इन्फेक्शन की बातें सामने आ रही है, तो इन्फेक्शन के स्तर का पता लगाया जा रहा है और चिंता थोड़ा सा संक्रमण, ये जो फेफड़ों में जो इन्फेक्शन फैला है उसकी वजह से थोड़ी सी चिंता बढ़ गई। अन्यथा कोविड के चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 तारीख को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद लगातार सभी, चाहे वो विधानसभा की कार्रवाई में हो अर्चना या फिर अन्य शासकीय कार्यों में हो, सभी में मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे और राज्य के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे थे। तो उसके बाद फिर उनके जो फेफड़े थे उसमें थोड़ा संक्रमण फैला है। अब इस संक्रमण को बेहतर बनाने के लिए, उसको दूर करने के लिए डॉक्टर की टीम लगी हुई है। आज भी उनका एक सिटी स्कैन कराया जाएगा, तो सिटी स्कैन की रिपोर्ट किस तरीके की आती है वो भी देखना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी और बेटी है उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक बताया जा रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है और दोनों ही मुख्यमंत्री के देखभाल के लिए दिल्ली एम्स में गए हुए हैं। ठीक है अंकित, उनके स्वस्थ होने की कामना पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी की। हालांकि ये कहा कि वो जल्दी स्वस्थ हों, वापस लौटे, उनके नेतृत्व की जरूरत है प्रदेश को। लेकिन क्या उम्मीद है अंकित, कब तक उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है? देखिए, अभी डिस्चार्ज के बारे में बताना काफी मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टरों की टीम अभी उनकी निगरानी कर रही है। और दिल्ली एम्स में जब वो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कल भर्ती हुए हैं तो उसके बाद से नए सिरे से जांचें की जा रही है, पिछली रिपोर्टों को भी देखा जा रहा है। तो हालांकि डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द जो डॉक्टर की निगरानी जिस तरीके से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की देखभाल कर रहे हैं तो जल्द स्वस्थ हों, इस तरीके की कामना भी की जा रही है। कल पूर्व मुख्यमंत्री ने भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जमकर सराहना करी। उन्होंने कहा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो नेतृत्व है वो राज्य को चाहिए, राज्य के विकास में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो नेतृत्व है काफी उज्जवल है और इस तरीके की बातें, और पूरे राज्य भर में उनके जल्द स्वास्थ्य होने की भी कामना की जा रही है। लेकिन डिस्चार्ज कब तक हो पाएंगे इसको बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन डॉक्टरों की टीम लगातार ये प्रयास कर रही है कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ हो और साथ ही
पूरे राज्य भर में उनके जल्द स्वास्थ्य होने की भी कामना की जा रही है। ठीक है अंकित, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अहम जानकारी, सांसद अजय भट्ट भी एम्स में भर्ती। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अजय भट्ट को भी हुआ है कोरोना के चलते एम्स में भर्ती किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। हालांकि जहां उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो उसी बीच तमाम बड़े दिग्गज भी कोरोना की चपेट में आए। सबसे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद उनकी बड़ी बेटी, उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव। अब जो है अजय भट्ट को भी कोरोना हो गया। हालांकि सांसद अजय भट्ट को भी एम्स में भर्ती किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे फिर कोई भी वर्ग हो, क्योंकि बड़े दिग्गज जो हमेशा ये अपील करते रहे लोगों से कि कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस का पालन करें, तमाम सुविधा तमाम गाइडलाइंस के बावजूद भी कोरोना की चपेट में आ गए। तो जाहिर सी बात है कि सभी को अब सतर्क रहने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। तो बताते चलें, अजय भट्ट सांसद अजय भट्ट एम्स में भर्ती है, कोरोना पॉजिटिव है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच जानकारी आपको देते चले, पूर्व मुख्यमंत्री के जो है उन्होंने जल्द मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने की कामना की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ये कहना है कि मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ हो जाएं। समाज को, राज्य को उनके नेतृत्व की बेहद आवश्यकता है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री को फेफड़ों में इंफेक्शन और बुखार के चलते दून अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। शनिवार से सीएम को हल्का बुखार था और दून अस्पताल में मुख्यमंत्री के खून की जांच हुई थी, साथ ही उनका सिटी स्कैन भी करवाया गया था। जांच में फेफड़ों में हल्का इन्फेक्शन पाया गया, जिसके बाद उन्हें एहतियातन दून अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवा दिया गया। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, बल्कि उनके पार्टी के अंदर जो संभावित टूट की खबरें हैं, मैं उस पर टिप्पणी करने से इसीलिए बचना चाह रहा था, क्योंकि हम चाहते हैं वो स्वस्थ हों और राज्य को, समाज को उनके एक स्वस्थ मुख्यमंत्री की कामना है सब। ठीक है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अहम जानकारी आपको देते चले। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का उत्तराखंड दौरा। आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे भगवंत मान। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना वर्चस्व और अपना वजूद बनाने के लिए लगातार जुटी हुई है। हालांकि इसी बीच आप सांसद भगवंत मान 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर है। राज्य की 5 विधानसभाओं में किसान यात्रा निकालेंगे भगवंत मान, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जसपुर, खटीमा का और साथ ही शिवपुर, किच्छा, सितारगंज का दौरा करेंगे और यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार किसान आंदोलन के भी समर्थन में है, लेकिन उसी के साथ चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना वजूद बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसी को देखते हुए तमाम दिग्गज उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। हालांकि सबसे पहले डिप्टी सीएम जो है उत्तराखंड पहुंचे थे, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान 2 दिवसीय दौरे पर हैं और 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जिसके साथ ही 5 विधानसभाओं में यात्रा निकाली जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे एक और अहम खबर का। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी का ये कहना है कि कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि सरकार कृषि कानून को लागू कर देश के किसान को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन इनके मंसूबे कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी। इस मसले पर हिंदी खबर के संवाददाता जसवीर सिंह ने राजेश रस्तोगी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आंदोलन को 1 महीना 1 दिन बीत गया है, जहां एक तरफ आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस लगातार किसानों को भड़का रही है। ऐसे में कांग्रेस किस तरह, कांग्रेस का क्या समर्थन है, इस विषय में बात करेंगे। हमारे साथ में जुड़े कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी। और आगे क्या प्लान है रस्तोगी जी? जो आरोप लग रहे हैं खुलेआम कि कांग्रेस हवा दे रही है, और अब तो स्थिति ये बन गई है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस ने ऐलान भी किया है कि हम इनके समर्थन में लगातार रैलियां भी निकालेंगे, जुलूस प्रदर्शन किए जाएंगे। क्या है? कोई आरोप कांग्रेस पे किसानों के पीछे होने का नहीं लगा रहा है। मोदी सरकार राहुल गांधी से डर रही है। मोदी सरकार की राहुल गांधी से हवा खराब हो रही है। पूरे देश की जनता, पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है।
मोदी सरकार ने किसानों के पेट में छुरा घोंपने का काम किया है। अच्छे काम का अच्छी आमदनी करेंगे, दुगनी आमदनी करेंगे और किसानों का गला कलम करने का काम किया है। केवल केंद्र सरकार कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, जनता कोई आरोप नहीं लगा रही। नहीं, जिस तरह से अभी सरकार ने न्योता भी दिया, एक बार फिर उन्हें आमंत्रित किया है और मुझे लगता है कि क्या इस बार बात बनेगी, क्योंकि पहली बार भी किसान केवल एक बात पढ़े हुए यस और नो, यानी कि बिलों को वापस लो, और ऐसा संभव है आपको लगता है? जब जब किसानों की समस्याएं पैदा हुई तब तक भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के पास गए, लाल बहादुर शास्त्री किसानों के पास गए, जवाहरलाल नेहरू तो लक्सरी में भी आए किसान के पास, किसानों की समस्या सुनने गए। इन्हें प्रधानमंत्री जी को कौन सा डर लग रहा किसानों के पास जाने का? क्या प्रधानमंत्री देश के नागरिक नहीं है? क्या दिल्ली में धरना देने वाले किसान देश के नागरिक नहीं है? प्रधानमंत्री को दिल चौड़ा करना चाहिए, 56 इंच की छाती दिखानी चाहिए और किसानों की समस्या सुननी चाहिए। अब कांग्रेस का क्या प्लान है किसानों के समर्थन में? जिस तरह से एक ऐलान भी किया गया शीर्ष नेताओं ने, और आप भी प्रदेश में एक बड़े पद पर हैं, क्या आगे की तैयारी है? हमारा जो कांग्रेस का नेतृत्व है, हमारे जो नेता राहुल गांधी हैं, अध्यक्ष सोनिया गांधी है, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और जो हमारे राज्य प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, उनका खुला ऐलान है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, उनके संघर्ष में भी साथ है और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। चलिए, रस्तोगी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से इस आंदोलन को कांग्रेस समर्थन करेगी और ये आंदोलन कब तक खिंचा है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, अक्सर। आगे बढ़ते हुए मौसम से जुड़ी जानकारी आपको देते चले। देवभूमि में पड़ रही है जमकर बर्फ, ये बड़ी और अहम जानकारी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, 3 दिन तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है और उसी के साथ लगातार सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि एक तरफ जहां खुशी की लहर सैलानियों में नजर आ रही है और बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं सैलानी, लेकिन उसी के साथ जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का बर्फबारी और ठंड के चलते घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हो गए हैं। ठंड ज्यादा बढ़ गई है और ठंड में काम करना लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल। समय खड़े हैं पहाड़ों के राजा चक्रौता में, जहां पर की सीजन की पहली बर्फबारी यहां देखने को मिली। अभी तक केवल लोखंडी में बर्फबारी हुई थी, लेकिन ये सीजन की पहली बर्फबारी यहां चक्रौता में होने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला। हमारे साथ यहां नोएडा से आए हुए अचिन हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको यहाँ आने के बाद कैसा लगा। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। ये सीज़न की पहली बर्फबारी थी जो कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब होगी और हम लोग कब यहाँ पे आ पाएंगे। और हमारी छोटी बेटी है जो कि शायद 3-4 साल की है ऑलमोस्ट, तो उसने पहली बार बर्फ़ देखी है, जो कि वो बहुत पसंद कर रही है इसको। और इनके साथ ही आए हुए एक और हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछते हैं कि कैसा लगा यहाँ। मुझे चक्राता में आके बहुत अच्छा लगा। मुझे बर्फ़ बहुत अच्छी लगती है और ये मेरा पहला मतलब काफ़ी टाइम बाद एक्सपीरियंस है, तो आई लाइक दिस वेरी मच और आई लाइक दिस वेरी मच बिकॉज दिस टाइम आई एम एंजॉइंग विद माई फैमिली एंड विद माई डॉटर, सो आई लाइक इट वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर्यटक आए हुए जो चक्रोता घूमने आए हुए हैं और यहाँ बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। तो मैं कैमरामैन परविंदर तुली, हिंदी खबर, चक्रोता। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अहम जानकारी आपको देते चले और आपको बताते चले। रानीखेत में सेना के सोमनाथ मैदान में सैन्य परिवार के आश्रित युवकों के लिए कुमाऊं के 3 जनपदों के लिए कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत के जरिए 3 दिवसीय सैनिक भर्ती आयोजित हुई है। सुबह से ही कड़कड़ाती धूप और बारिश के बावजूद युवक सोमनाथ मैदान पर पहुंचने लगे थे। अलबत्ता इस बार सैन्य अधिकारियों ने अंतिम समय पर समय सीमा बढ़ाकर 9:45 बजे तक कर दिया और मैदान में 1300 युवकों को प्रवेश मिला। करीब 400 युवक प्रदेश जो है वो प्रवेश नहीं ले पाए थे। भर्ती केवल कुमाऊं सैन्य परिवार के आश्रित युवकों के लिए थी। दौड़ में सभी उक्त युवक दौड़ाए गए। दौड़ में सफल रहे युवकों के परिपत्रों की जांच की गई, शारीरिक नाप तोल और उसी के साथ शारीरिक ताकत की जांच की गई है और कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आए युवक को ही भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने दिया गया। इस बार स्थानीय प्रशासन का भी बेहतर सहयोग रहा।
जहां एक और देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, तो वहीं तीर्थ नगरी ऋषिकेश में एक विकलांग लड़की ने अपने बुलंद हौसले और कड़ी मेहनत से उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नाम रोशन किया। हम बात कर रहे हैं नीरजा गोयल की, जो पैरों से चलने में बचपन से ही असमर्थ है, लेकिन व्हीलचेयर के सहारे बैडमिंटन खेल और अपना लक्ष्य बनाकर उसमें आगे बढ़ने लगी है। वहीं नीरजा गोयल अब अपने जैसे बच्चों को बैडमिंटन खेलना सिखा रही है, लेकिन उन्हें डेली अभ्यास के लिए सरकार से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही। कई बार प्रयासों के बाद भी निराशा ही हाथ लगी है। वो उत्तराखंड सरकार से अपने जैसे विकलांगों के लिए प्रशिक्षण मैदान के सहयोग की मांग करती है। हमारी उत्तराखंड में हमें कभी भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से निराश हूँ। आज मैं 2018 में बैडमिंटन में नेशनल पे मेडल लेकर आई थी अपने उत्तराखंड के लिए। उसके बाद मैंने कई नेशनल खेल चुकी हूँ, स्टेट खेल चुकी हूँ और इंटरनेशनल में पिछले साल मैंने प्रतिभाग किया है और मैं कई बार मेडल ले चुकी हूँ। लेकिन इंटरनेशनल पे मेरा मेडल इस वजह से नहीं आया कि मुझे यहाँ पे सही प्रैक्टिस, सही स्टेडियम ना मिलने की वजह से मैं बहुत निराश रही। यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, अच्छी फैसिलिटी नहीं है और जब ग्राउंड नहीं है तो हमारे पास कोच भी नहीं है अच्छे लेवल के और यही समस्या है, ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है हमें प्रैक्टिस करने के लिए। हम हफ्ते में 1-2 दिन टाइम निकाल के मेहनत से यहाँ आते हैं त्रिवेणी घाट में प्रैक्टिस करने के लिए घर से, और 5-7 किलोमीटर दूर ऐसे बैसाखी लेके आता हूँ मैं ट्रैवल करता हुआ टेम्पो में। तो ये सब दिक्कत होती है। अगर एक ग्राउंड होता तो वहीं पे जाके मतलब हम प्रैक्टिस कर सकते थे। अब यहाँ पे कभी भीड़ रहती है, कभी नहीं रहती, कभी हवा चल रही होती है तो कॉक शटल हमारी उड़ जाती है इधर उधर, वो भी दिक्कत होती है। छतरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता किशोर हलदार का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 14 दिन भी जारी रहा। इस दौरान पूर्व विधायक समेत कांग्रेस पार्टी की दर्जनों पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान कांग्रेस आईटी प्रकोष्ठ के विधानसभा प्रभारी किशोर हलदार ने ये कहा है कि कई सालों से क्षेत्र की जनता छतरपुर रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर की मांग कर रही है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। जब से छतरपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है तब से अक्सर यहाँ मालगाड़ियाँ आती हैं और सेटिंग प्रक्रिया होती है। फाटक गिरने से यहाँ सिडकुल और सरकारी कर्मचारियों के अलावा छात्र और एम्बुलेंस समेत अन्य वाहन घंटों जाम में फंसे रहते हैं। उन्होंने कहा, जन समस्याओं को देखते हुए 3 दिसंबर को जिलाधिकारी के माध्यम से रेल मंत्री को ज्ञापन भेजा था। 15 दिसंबर तक कोई आश्वासन मिलने पर वो बेमियादी धरने पर बैठ गए। उन्हें जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। इनकलाब जिंदाबाद, 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 फ्लाईओवर का निर्माण जल्द करो, जल्द करो, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साल खत्म होने को है और विकासखंड नौगांव में पारंपरिक वेशभूषा के साथ नौगांव ब्लॉक प्रमुख ने करीब 85 लाख की योजना का शिलान्यास और लोकार्पण कर पंचायत क्षेत्रों को एक सौगात दे दी। राज्य वित्त के तहत विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में कुल 48 योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कर सौगात दी गई। इस मौके पर विकासखंड नौगांव के प्रमुख समेत क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य आकर्षण का केंद्र स्थानीय वेशभूषा रही, जिसमें खुद ब्लॉक प्रमुख और महिलाएं क्षेत्र पंचायत सदस्य स्थानीय पोशाकों में दिखी। ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार ने ये बताया है कि अपनी पारंपरिक पोशाकों का संदेश देने का ये सबसे अच्छा मौका है जब समृद्ध कार्यों के साथ अपनी परंपरा की पहचान कराई जा सके। पारंपरिक वेशभूषा में लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हल्द्वानी से जानकारी आपको देते चले। ब्रिटेन से लौटी महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं हल्द्वानी से। और ब्रिटेन से महिला लौटी थी जो कि कोरोना पॉजिटिव निकली है। विदेश से 13 लोग वापस लौटे थे, जिनमें एक महिला संक्रमित मिली। महिला को कोविड सेंटर में भर्ती करवाया गया। ब्रिटेन से हल्द्वानी पहुंचे थे 13 लोग, जिनमें एक महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। हालांकि उन्हें कोविड सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ब्रिटेन में कोविड का एक नया स्वरूप होने की बात बताई जा रही है, जिससे सभी लोग डर में हैं और उसी को देखते हुए जो है जितने भी लोग ब्रिटेन से वापस लौट रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और अहम जानकारी। उत्तराखंड में 205 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि। कोरोना को लेकर ये ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। 205 नए कोरोना पॉजिटिव उत्तराखंड में है।
कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 89,000 के पार पहुंच गई और अब तक ये संख्या 89,850 हो चुकी है। राज्य में 305 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए और अब तक 81,688 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि 90% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 5,511 एक्टिव केस हैं। राज्य में 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई और अब तक 1,489 संक्रमित मरीजों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। कोरोना की जांच को लेकर वैसे तो स्वास्थ्य विभाग पहले से ही पूरी गंभीरता और ताकत से जुटा हुआ है, लेकिन अब विभाग को और अधिक मुस्तैदी से काम करने की वजह यह है कि सेना की भर्ती के चलते क्षेत्र के अनेक युवाओं की कोरोना जांच होनी है। इसी वजह से लक्सर सीएससी परिसर में कोरोना की जांच कराने वाले युवा भारी भीड़ में जुट गए। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का यह कहना है कि कोरोना की जांच के लिए पुख्ता इंतजाम कराए गए हैं, लेकिन जिस तरह से युवाओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है उससे कहीं न कहीं विभाग के भी हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं। कोविड-19 की जांच का काम और ज्यादा बढ़ गया है। लक्सर सीएचसी पर अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं युवाओं की भीड़ लगी हुई है। ये वो भीड़ है जो 31 तारीख में उत्तराखंड के कोटद्वार में सेना की भर्ती होने वाली, उसमें ये लोग भाग लेंगे। और वजह यह है कि आज ये लोग सीएचसी पर आकर के अपना कोविड की जांच कराना चाहते हैं, यानी कि सीधे सीधे बात यह है कि सेना की भर्ती में 48 घंटे पहले का कोविड नेगेटिव रिपोर्ट कार्ड होना जरूरी है, वरना उसके बिना वो लोग वहाँ भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए आज ये भीड़ लगी हुई है। और अभी ये भी सुनने में आया कि करीब 1500 से अधिक युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ टीमें बढ़ाई गई हैं ताकि आज शाम तक या कल सुबह तक इन सभी युवाओं का जितनों के आवेदन यानी जितनों का पर्चा बन जाएगा उन सब की कोविड जांच हो जाएगी, तभी जाकर के ये लोग वहाँ पर अपेयर होंगे और कहीं ना कहीं सेना में भर्ती में भाग ले सकेंगे। जसबीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए हरिद्वार से जानकारी। कुंभ मेले को लेकर पुलिस की खास तैयारी, खुफिया विभाग एनआईए की भी जो है मदद ली जा रही है। आईबी सीबीआई स्पेशल ब्रांच की भी तैनाती, सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कुंभ मेले को लेकर लगातार तैयारी की जा रही है और इसको लेकर पुलिस की खास तैयारियां हैं। पुलिस की ओर से सभी टीमों का चयन किया गया है और आपको बता दें सुरक्षा बल की 40 कंपनियां तैनात की गई है, जिसमें खुफिया विभाग है, एनआईए की भी मदद ली जा रही है। खुफिया विभाग, आईबी, सीबीआई स्पेशल ब्रांच की भी तैनाती होगी। ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। कुंभ मेले को लेकर ये सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की जाएंगी ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था कुंभ मेले में ना हो। तो कुंभ मेला 2021 को लेकर जो है पुलिस की खास तैयारियां हैं। खुफिया विभाग, एनआईए की मदद ली जा रही है। उसी के साथ आईबी, सीबीआई स्पेशल ब्रांच की भी तैनाती रहेगी। उसी के साथ और क्या कुछ तैयारियां पुलिस की, ज्यादा जानकारी पुलकित शुक्ला से लेंगे फोन लाइन पर हमारे संवाददाता। पुलकित, आपसे जानना चाहेंगे कुंभ मेले को लेकर जो है पुलिस प्रशासन की ओर से क्या खास तैयारियां? देखिए, जैसे साल 2021 की शुरुआत होने जा रही है, वैसे ही धर्मगिरी हरिद्वार में भी जो है महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। हालांकि महाकुंभ मेले को के स्वरूप को लेकर अभी तक जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोरोना महामारी के कारण काफी तरह के परिवर्तन हुए हैं, लेकिन जो पुलिस है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने कुंभ की सुरक्षा के लिए अपनी ओर से व्यापक तैयारियां कर ली हैं। केंद्र की ओर से आवंटित 40 पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनियां हैं वो भी कुंभ पुलिस को मिल गई हैं और कुंभ मेला आईजी के नेतृत्व में जो है इन कंपनियों को 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद से ये कुंभ के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सेक्टरों में ये तैनात कर दी जाएंगी। क्योंकि कुंभ में बताया इस तरह से व्यवस्था बनती है कि देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं और करोड़ों की संख्या में लोगों के जुटने का अनुमान जो है वो लगाया जाता है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए जाएं और इसमें कुछ न सिर्फ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की आवश्यकता होती है, बल्कि स्पेशल और विशेष रूप से जो ट्रेंड पुलिस बल है और पुलिस की जो इकाइयां हैं उनको तैनात किया जाता है। बम स्क्वाड की इसमें आवश्यकता पड़ती है और बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से ये कंपनियां जो है तैयार की जाएंगी और उसके अलावा ये कुंभ की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जल्दी ही इसी सप्ताह बताया जा रहा है कि इन कंपनियों की ट्रेनिंग कुंभ की सुरक्षा के लिए शुरू कर दी जाएगी। ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।